सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम टू दुनिया बोल है। तलहा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम अल्लाह का वालेकुम टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस। यकीनन पाकिस्तान में आप देख रही हैं इस वक्त कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है। आप क्या खरीद रही हैं आज? मैं तो फिलहाल मैं तलहा ये कहने वाली थी कि अगर रात को आप जल्दी सो जाएं तो सुबह उठें अगर आप तो आपको बहुत सारी एकदम सडनली जो है ना आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि वाकई ऐसा हो गया। जैसे अगर आप जल्दी सो जाएं सुबह आप उठें आपको पता चलेगा कि जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध के थे वो 24 को होने वाले थे, वो अचानक से पोस्टपोन हो गए, 28 को हो गए हैं। और वजह ये बताई जाती है कि जनाब मौसम की ख़राबी के बायस और मुहर्रम के बायस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या ये मौसम की ख़राबी है या फिर ये सियासी मौसम की ख़राबी है? नहीं, देखें आपको समझना होगा, इलेक्शन हो रहे हैं कराची में। कराची में इस वक्त भी जो पोश इलाके हैं वहाँ बारिश का पुराना पानी खड़ा हुआ है, नई बारिशें आने वाली हैं। सड़कों का हाल देखिए, जहाँ सही सीधी सीधी सड़कें होती थी वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। 10 मिनट का सफ़र तकरीबन 20-25 मिनट का हो गया है। यकीनन ये लोगों के लिए आसानी भी पैदा की गई। अब मेरी दुआ ये है कि इलेक्शन से पहले कुछ रस्ते वस्ते ठीक कर दे, को पानी वानी निकाल दे। अगले महीने भी तो बारिशें होंगी, अभी दोबारा बारिश दोबारा बारिश होंगी, दोबारा पानी आएगा, सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैंने सियासी मौसम का हाल इसलिए कहा कि खराब है क्योंकि जो आपने खरीदो फरोख्त की बात की वो बात तो हम सब जानते हैं कि दोबारा से खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे हम बहुत प्यारे अंदाज में, सोफिस्टिकेटेड अंदाज में कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। और अगर हम अपने आम अल्फाज में आवाम की जो अल्फाज हैं उसमें बात करें तो हम कहेंगे दोबारा से लोटाबाजी शुरू हो गई है। यकीनन हमारे सियासतदानों का ये सीजन होता है वर्दा, और जब सीजन आता है तो हर कोई दोनों हाथों से कमाता है और ये इनके कमाने का वक्त होता है। अब एक साहब 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की पहुंच गए तो अंदाजा कीजिए कि ज़मीर, ईमान, इंसान की कीमत क्या है हमारे मुल्क में, जो इतने बड़े बड़े ओहदों पर अवामी नुमाइंदे बने फिरते हैं, उनकी असल औकात है क्या? 40-45 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन कुछ एमपीएज उन्होंने ऑन एयर टेलीविजन पे आके ये भी कहा है कि 40-45 करोड़ से ज्यादा भी ले जाया जा सकता है और अप टू 1 अरब तक की ऑफर की गई है। और यहाँ भी कहा गया है कि अगर आप भी बन जाए सियासतदान, अरब ले लें, तो उसकी जिम्मेदार भी आप होंगे। तो ये धमकियों पे भी उतर आए हैं। खैर, मेरा कोई इरादा दूर दूर तक सियासतदान बनने का नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। खैर, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कौन होगा नया वजीर आला? पंजाब में सियासत में फिर लोटा कृषि की बाज़गश्त। एमपीएस की फिर से बोलियां लगाई जा रही हैं। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ मुतहर्रिक। मौसम खराब या सियासी मौसम खराब? सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। NA 245 में ज़मीनी इंतखाब भी अगले माह होंगे। PTI और जमात इस्लामी का फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। डरना नहीं, हमें लड़ना है। मोहलिक वबा के बढ़ते वार, समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल बचाव का बेहतरीन रास्ता। तिब्बी माहिरीन ने एक बार फिर एहतियाती तदाबीर अपनाने की इल्तिजा कर दी। और इंसानियत के लिए काम करने वाली खैबर पख्तूनख्वा की 4 खवातीन सहाफ़ियों ने इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिए। इनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तलहा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा की 4 सहाफ़ी खवातीन ने इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। हम ये वो खवातीन हैं हमारे मुल्क की, आप देखें कि जो KP के जैसे शहर पे इलाके में बैठ के भी काम कर रही हैं और इंटरनेशनली अवार्ड जीत रही हैं। और जबकि इंटरनेशनली सर्वेज में हमें दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ खवातीन को फ्रीडम नहीं है। और ये देखें, ये जीता जागता मुँह बोलता सबूत है उनके अगेंस्ट एक तरीके से साफ तौर पर कि ये देखिए जो आपकी सोच है हमारे मुल्क को लेके वो सही नहीं है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। और आपको आपने बल्दियाती इलेक्शन का जिक्र किया। इलेक्शन का सीजन है तो जब भी इलेक्शन का सीजन होता है हमेशा से बढ़ता कोशिश की जाती है कि मनूवर किया जाए ब्यूरोक्रेसी को, निज़ाम को, सिस्टम को, अपने बंदे हर जगह लगाए जाए। एक और खबर मैं आपको देता हूँ, आपने भी खबर दी, वो ये है कि वफाक की हुकूमत ने यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की टीम ने जो इदारा है वफाक का, जिसे कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल सेक्रेटेरिएट, ये 2 इदारों के जितने भी मुलाजमीन थे ना, इनकी तनख्वाह में अंदाजा लगाइए कितना इजाफा किया होगा? 20%? थोड़ा ज्यादा करें। 30%? बढ़ाएं 50%? क्या हो गया वर्दा, ये शहबाज शरीफ साहब तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, आप बताएं कितनी बढ़ाई होगी? 100%? 150%, 150%, 1.5 गुना उनकी बेसिक सैलरी बढ़ा दी गई है।
यानी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए बताया जा रहा है कि उनकी तनख्वाह में इजाफा होगा, जो बजट में 15% बढ़े थे, ये उसके अलावा है। हमें याद रखना चाहिए कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम का ऑफिस छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने सारे मुलाजमीन को ना 1-1 महीने की तनख्वाह बोनस दे दी थी। हाँ, माले गनीमत दिले बेरहम, खाओ खाओ बांटो, क्योंकि सरकार का माल है, आवाम का टैक्स है। हमें ब्यूरोक्रेसी को, निजाम को, सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखना है। इस वक्त भी जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप देखिए कि ईसीपी खामोश बैठा हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि जैसे इलेक्शन शुरू हुए हैं, टेलीविजन पर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन शुरू हो गई है सारी पार्टीज की। वो पार्टी अपनी 4 ऐड चला रही है, वो पार्टी अपनी 4 ऐड चला रही है, अपने मनपसंद चैनल्स को एड्स दिए जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके पार्टीज अपने आप को मशहूर कर रही हैं, राइट उस वक्त कि जब एक हफ्ता बचाओ इलेक्शन में? आई थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोचना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से मनूवर कर रही है। अवाम के टैक्सेस के जरिए, अवाम का टैक्स इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक को मोबिलाइज किया जा रहा है, अपने वोट बैंक को जमा किया जा रहा है, पैसा हमारा खर्च किया जा रहा है। अपनी जेब से निकाले तो पता चले। अपनी जेब से निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना, उनको अपनी जेब से निकालेंगे जब सड़कें, अपनी जेब नहीं भरें जब तो हमारी सड़कों का ये हाल है, हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल है। लेकिन जब आपने सीट खरीदनी होती है तो आपके करोड़ों की बोलियां लगती हैं, अरबों तक जा पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि वो हुकूमत का पैसा है। खैर, कल रात लेट इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरख्वास्त पर अपना महफूज मुख्तसर फैसला जारी कर दिया, जबकि आज तफसीली फैसला जारी होगा। इससे पहले कल रात तक इलेक्शन मुहिम उरूज पर थी और जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी और PTI समेत बहुत सी सियासी जमातें मैदान में थी। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े मशहूर हब्के दिलपसंद तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं और अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है सर, ये खबरें आ रही हैं कि देखिए जी विफाक में हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं 150%, वो भी फेडरल सेक्रेटेरिएट और ICT एम्प्लॉयज़ की। साथ साथ हम देख रहे हैं सिंध में इलेक्शन सर पे खड़े हैं, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चल रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अवाम टैक्स पेयर्स के पैसे से। क्या आप समझते हैं ये सही है? क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं, और क्यों ACP खामोश है? एक तो ये कि इस्लामाबाद में आपने जो बताया है तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो मेरे ख्याल में ये अगर इनको एहसास हुआ है तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को एहसास करना चाहिए, सबका करें, बढ़ानी चाहिए पूरे मुल्क के लोगों की। सिर्फ ये कि कैपिटल टेरिटरी की बढ़ानी है तो आप पूरे मुल्क की भी बढ़ा सकते हैं। वज़ीर आज़म में पूरे मुल्क की तनख्वाहें बढ़ाएं, लोगों की महंगाई से बहुत बुरा हाल है। जी हाँ। और इलेक्शन तो 2 दिन की बात है, आज के दिन की बात है, उसके बाद इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन उसके नतायज आप कलम करते हैं 150% तनख्वाहें बढ़ाकर, तो शायद ऐसे हो नहीं सकेगा। लोग जो तय कर चुके हैं वो तय कर चुके हैं, वोट आपको मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। अच्छा, यहाँ हम कराची की तरफ आते हैं। कराची में मुख्तलिफ किस्म के नतायज जो आपने कहा मनोवर किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, ये भी किया जाता रहा है। और ये हम 50 से लेकर 70 से लेकर अब तक पूरे 50-52 साल से देखते आ रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन की हद तक तो हम देख चुके हैं कि अफगानी साहब को कैसे लाया गया था। अफगानी साहब के पास तो सीटें नहीं थी और 3 बोर्ड जो है अपने कैंसर किए गए थे और उनको लाया गया था। और दूसरी बार भी ये हुआ, डिप्टी मेयर जो है वो उनका नहीं था, अफगानी साहब का नहीं था, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का आया था। और दूसरी बार भी डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का आया और फिर कोई वोट कैंसिल करके उनको लाया गया था। और फिर उसके बाद जाहिर है बंदूक के पास था, जब बंदूक जिसके पास सिर्फ बंदूक इलेक्शन जीतती रही थी और उसके बाद तो इलेक्शन होते ही नहीं थे। एक दफा हुए थे जब नेमतुल्लाह खान आए थे। नेमतुल्लाह खान उस वक्त आए थे जब रात को 2:30-3 बजे तारिक खान को उठाकर वहाँ लाया गया था, क्योंकि पख्तूनख्वा जरगा के तारिक खान के पास काफ़ी सीटें थी जो फैसला कौन थे। एक तरफ ताज हैदर थे और एक तरफ जो है नेमतुल्लाह खान थे। नेमतुल्लाह खान के जीतने के इम्कानात उस वक्त पैदा हुए जब तारिक खान को रात को 2:30 बजे उठाकर तारिक खान के घर लाया गया। और तारिक खान के घर लाने वाले कौन थे, उनके चेहरे भी हमने देख सकते, उनके नाम ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी जब नेमतुल्लाह खान जो है इलेक्शन जीते थे। तो बाकी तो इलेक्शन जो है वो जीतते रहे जिनके पास ताकत थी, जिनके पास बंदूक थी। अब देखते हैं कि इलेक्शन कौन जीतता है और किस तरह से वो कामयाबी मिलती है। ये तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इलेक्शन? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस वक्त टफ टक्कर देगी? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि सिंध में कौन इंतखाबात जीतता है, स्पेशली कराची में। मुकाबला 4 जमातों में है, बाद में जोड़ तोड़ होगा। अभी 4 जमातों में मुकाबला है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, अपना
जमात इस्लामी है और एमक्यूएम है, इन चार जमातों के दरमियान है जी। और बाद में जोड़ तोड़ होगा कि क्या किया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी स्ट्रांग है? नहीं, कोई पार्टी इस तरह से स्ट्रांग नहीं है। अच्छा। स्ट्रांग बिल्कुल यूं नहीं है कि बिल्कुल स्वीप कर दिया, स्वीप करने की पोजीशन किसी की नहीं। अमीर भाई मुझे बताइएगा इस बार जो हम बल्दियाती इंतखाबात में देख रहे हैं, कैंडिडेट्स अभी तक हमें वाजे नहीं हुए हैं पीटीआई के कौन से हैं, पीपल्स पार्टी के कौन से हैं, स्पेशली मैं मेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम जमात इस्लामी की बात करें तो उनका कैंडिडेट सामने है हाफिज साहब। तो अब मुझे ये बताइए कि जमात इस्लामी की पूरी हम कैंपेन भी देख रहे हैं कि नेमतुल्ला साहब का जिक्र कर रहे हैं, अभी लगारी साहब ने नेमतुल्ला साहब को बता भी दिया कि वो कैसे आए थे। कैंडिडेट्स क्यों नहीं लाए गए पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, नून की तरफ से? क्योंकि जमात इस्लामी मैं देख रहा हूँ कराची में इस वक्त एज ले रही है इस वजह से कि उनका कैंडिडेट स्ट्रांग है। तल्ला पंजाब की बात करना चाह रहे हैं या कराची की? कराची के बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे थे अमीर। अच्छा, क्योंकि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात भी अभी इस वक्त इन प्रोसेस है, वो अगरचे जब से हुकूमत आई है उन्होंने उसको रोक रखा है। कराची में देखिए एमक्यूएम का सबसे ज्यादा प्रेशर था और एमक्यूएम जो शामिल हुई थी इस इत्तेहाद के अंदर और इमरान खान साहब को छोड़ा, पीपल्स पार्टी के साथ उसका एक फायदा हुआ, उसके अंदर बाकायदा तौर पर बल्दियाती निजाम एक बहुत बड़ा इशू था। और हमेशा से खासतौर पे 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा मुकदमा ये रहा है जमात इस्लामी का कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। अगर वो करवाती भी है तो वो एक कमजोर बल्दियाती निजाम लेकर आती है, जो कि आर्टिकल 140A कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप एक ऐसा बल्दियाती निजाम लेकर आएंगे जिसमें बल्दियाती हुकूमतों को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़े क्लियरली ये तीन अल्फाज मौजूद है कि ये तीनों तरह की आप उनको खुद मुख्तारी देंगे। लेकिन चूंकि वो नहीं लाई पीपल्स पार्टी तो इसी बुनियाद पर फिर एक वायदा हुआ जरदारी पार्टी का और उसमें नून लीग और मौलाना साहब जो है उनकी एक तरह से जमानत भी ली गई। जमात इस्लामी भी एक बड़ा एक आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है एक मजबूत बल्दियाती निजाम की सिंध के अंदर और बिलखुसूस कराची जारी बात है जहाँ पे ज्यादा वोट बैंक है। तो अब ये एक है तीनों पार्टीज के दरमियान एक मामला। पीटीआई का को पहले खास स्टेक नहीं था बल्दियाती निजाम में। 2015 का बल्दियाती इलेक्शन अगर आप याद करें तो उसमें पीटीआई को बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी। अली जैदी जो कि सदर थे उस वक्त पीटीआई कराची के, अली जैदी खुद अपनी सीट हार गए थे और अपने इलाके से वो हार गए थे बल्दियाती इलेक्शन। तो पीटीआई का पहले कोई स्टेक नहीं था, लेकिन पीटीआई के 2018 के बाद स्टेक बनना ज्यादा शुरू हुआ। अभी भी मेजर जो जारी बात है पीपल्स पार्टी चूंकि ओवरऑल सिंध की एक बड़ी जमात है, हुकूमत है उसकी सिंध में, एक स्टेक है कराची के अंदर बड़ा क्योंकि एमक्यूएम अर्बन सिंध की जमात है, उसका अर्बन सिंध के अलावा बाकी पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। पीटीआई का चूंकि बाकी पाकिस्तान में स्टेक है तो इसलिए वो शायद बल्दियाती निजाम जो कराची का है या बल्दियाती इलेक्शन उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा वोकल हमें नजर नहीं आते कि ठीक है अगर हम जीत गए सो जीत गए, ना जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक गैर जमहूरी सोच है क्योंकि असल जो जमहूरियत की नर्सरी है वो तो बल्दियाती निजाम है और वहीं से लोग जब सामने निकल कर आते हैं तो और वो फिर जाके ऊपर मुकन्ना में जाके बैठते हैं तो वो सही मानों में कानून साजी कर सकते हैं। तो पीटीआई को भी चाहिए कि वो जमात इस्लामी की तरह अपना स्टेक बढ़ाए बल्दियाती निजाम के अंदर और ताकि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा हो, अच्छे लोग सामने आ सके और एक अच्छा निजाम सामने आ सके। अभी इसके ऊपर कुछ कानून साजी भी होनी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो कानून साजी अभी उस पर है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है बल्दियाती निजाम के हवाले से पूरे पाकिस्तान। सही, अभी जो ये इलेक्शन पोस्टपोन किए गए इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और ये जमात इस्लामी और पीटीआई जो है वो सिंध हाई कोर्ट जाने के लिए कह रही है, ऑब्जेक्ट कर रही है इस फैसले को। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पीपल्स पार्टी तो मुसलसल रेजिस्ट करती रही है बल्दियाती निजाम को। 2001 में जब परवेज मुशर्रफ ने पहला बल्दियाती इलेक्शन करवाया 1999 के बाद तो उन्होंने 4 साल मुद्दत के लिए बल्दियाती निजाम बनाया था। 2005 में जब बल्दियाती हुकूमत ने अपना 4 साल का अरसा मुकम्मल किया तो आप देखें कि वो एक डिक्टेटर था, लेकिन उस डिक्टेटर ने भी एक दिन का वक्फा नहीं दिया और बगैर किसी तवक्कुफ के
तसलसल बरकरार रखते हुए उन्हें फौरी तौर पे फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाए। सही। अच्छा, हमारे पास हमने जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट को भी ले लिया है, सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ। पूछ लेते हैं कि जिन्होंने ऐसी कौन सी प्रेडिक्शन कर दी कि इतनी तेज बारिशें होंगी, मौसम इतना खराब होगा कि इलेक्शन पोस्टपोन करने पड़ गए। जी सरदार सरफराज साहब बताइएगा, ऐसा क्या कह दिया? कुछ मौसमी सूरत हाल आपको इतनी खराब लग रही है? जी, हमने खैर मुलतवी करने का मशवरा तो नहीं दिया था, हमसे तो फोरकास्ट उन्होंने पूछी थी, फोरकास्ट आपने भी देखी होगी। कल परसों एडवाइजरी इशू की थी कि दोबारा से एक स्पेल आएगा 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध में। कराची में 24 से ज़्यादा इम्कान है, 24, 25, 26 को। तो है तो इम्कान सही कि दोबारा तेज़ बारिश का स्पेल है ये 3 से 4 दिन पर। उसमें ज़ाहिर है कि जो हैदराबाद, कराची और बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, ये जो एरियाज़ हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें ज़्यादा तेज़ स्पेल मुतवक्की है। इसी तरह से ऊपर दादू और जामशोरों की तरफ भी तेज़ बारिश हो सकती है। तो इतनी खतरनाक बारिश होगी जितनी कि लास्ट टाइम हुई है, लास्ट स्पेल में हुई है ईद के दिनों में, हमने देखा कि पूरी सड़कों में पानी भर गया था, गाड़ियाँ डूब गई थी, तो इतनी खतरनाक सूरत हाल होगी? देखिए, डिपेंड करता है फिलहाल तक की कंडीशंस के मुताबिक तो 25 को, खासकर 24 की रात को या 25 को ऐसा ही स्पेल लग रहा है कराची में। यानी 100 मिलीमीटर आएगी सरदार साहब? कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो मानसून की बारिश आपको पता है बहुत वेरिएबल होती है, किसी जगह में कम, किसी जगह में ज़्यादा और किसी जगह में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन 80 to 100 मिलीमीटर हो सकती है मिला के 2 दिनों की। यानी कि इतनी सूरत हाल सीरियस है कि पोस्टपोन किए जाने चाहिए इलेक्शंस, राइट? क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि पोस्टपोन किए जाने चाहिए कि नहीं, ये तो उनका मामला है, लेकिन मैंने बारिश की सूरत हाल बता दिया। सही। थैंक यू सो वेरी मच। सरदार सरफराज चीफ मेट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया बारिश है, कितनी है एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट येस रेन इज एक्सपेक्टेड। और पहले ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह हाल है, मजीद बारिश में फिर वोटर्स का निकलना, वोटर टर्न आउट मुतासर होगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एमक्यूएम ने यह दरख्वास्त की थी कि इलेक्शन डिले किए जाएं, व्हिच आई थिंक इज़ राइट, क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब है। लेकिन मेरे दोनों नज़ीर साहब से जो मैंने सवाल पूछा था जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, वो ये था कि कर लेता हूँ लगारी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो इस वक्त टेलीविज़न पे मुख्तलिफ चैनल्स पे हम देख रहे हैं पेड कंटेंट लिखा हुआ आता है, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं, दबा के चल रही हैं, हर 2 मिनट के बाद आ रही है। इलेक्शंस के माहौल में इस तरीके से सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करना, टैक्स पेयर्स के पैसे को इस्तेमाल करना इलेक्शंस को मनूवर करने के लिए, क्या आप समझते हैं ईसीपी को एक्शन लेना चाहिए इस पर? अगर कोई अपनी पार्टी की कैंपेन कर रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए, और पार्टी की कैंपेन नहीं होनी चाहिए। सरकारी वसाइल से, अपने वसाइल से जो भी कर रहा है उसको करना चाहिए, उनका अपना काम है। लेकिन हम तो ग्राउंड की सूरत हाल पर बात करते हैं। हम शहर में घूमते हैं, शहर में जाकर देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है और लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इलेक्शन के बारे में। पीटीआई के बारे में सही कहा है अमीर इकबाल साहब ने कि वो है यहाँ पर कराची में, और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी और पीटीआई, यही 4 पार्टियां हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं। मैं इस तरफ नहीं देखता हूँ कि कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है और कौन से चैनल के क्या पास है, और वैसे भी एड्स कंटेंट कौन देख रहा है, और ख़ासतौर पर ये जो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं कौन इस तवज्जो से देख रहा है। तो इसकी नहीं है, ये 4 पार्टियां हैं, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी वो बनेगा, ऐसा मलगूबा बनेगा कि लोगों को फिर नए इत्तेहाद बनाने चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमीर अब्बास हमारे साथ, हम बात कर रहे थे इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शंस डिले हो गए, एंड ऑफ अगस्त में होंगे कराची में इलेक्शंस, जो पहले इस संडे को एक्सपेक्टेड थे। यकीनन एमक्यूएम की दरख्वास्त मेरी नज़र में वाज़ेह है, लेकिन जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए वो ये है कि एन इलेक्शन से चंद दिन पहले, अब संडे को शेड्यूल थे, हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं हर पार्टी, तकरीबन तमाम पार्टीज़ की एड्स इस वक्त टेलीविजन पे चल रही हैं। जो गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है, यकीनन उनके ऊपर सवाल होना चाहिए। पार्टीज की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद एंड टाइम पे जो इलेक्शंस जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। खैर, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है। शो में मजीद बहुत कुछ है देखने के लिए। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात करते हैं कुछ टैलेंट की। आपने सुना तो होगा अक्सर कि जी सिंगिंग टैलेंट कंपटीशन हो रहा है, टैलेंट हंट हो रहा है, म्यूजिक टैलेंट हंट हो रहा है, डांसिंग टैलेंट हंट हो रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि टेनिस टैलेंट हंट हो रहा है? तला जी हाँ, ये बड़ी अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान में टैलेंट हंट शुरू कर रहे हैं और जो शुरू कर रहा है वो खुद एक बहुत बड़ा टेनिस स्टार। मैं हमेशा कहता हूँ खेलों की तंजीम में खिलाड़ी लीड करें तो फ़ायदा होता है। एहसामुल हक मैदान में आ गए हैं और कौमी स्टार ने मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अपने ट्विटर पर जारी बयान में एहसामुल हक का कहना है कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से 16 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। वर्दा एग्जैक्टली और इसका मकसद जो है वो ये है कि कौमी सतह पर टेनिस खिलाड़ियों को तैयार करना है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। टैलेंट हंट प्रोग्राम में नौजवानों के लिए किस तरह के इंतजामात होंगे, वो किस तरह इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है कौमी टेनिस स्टार एहसामुल हक। आए उनसे बात करते हैं और सवाल भी करते हैं कि जी ये ख्याल उनको आया कैसे। तो जी एहसाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि टेनिस के लिए टैलेंट हंट की तलाश ये फर्स्ट टाइम हमने सुना है, वरना तो एंटरटेनमेंट साइड पे तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन किस तरह से ये मुमकिन है, कैसे आप टैलेंट की तलाश करेंगे, उन तक कैसे पहुंचेंगे और फिर उनके बाद उनकी सिलेक्शन कैसे होगी, ये सब बताइए और फिर किस तरह से उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इंशाल्लाह इस अगस्त के महीने में एस टैलेंट हंट के प्रोग्राम से फर्स्ट ऑफ इस काइंड इनिशिएटिव शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान में, जिसमें बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक इंशाल्लाह चूज़ किया जाएगा फ्रॉम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर। मैं, हमारे नेशनल चैम्पियन अकील खान एंड माई यंगर ब्रदर ज़ैनुल्लाह कुरैशी मिलकर इन बच्चों को चूज़ करेंगे। विल हैव ट्रायल्स इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड पेशावर विद द 4 कोचेस जो हमने इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिनमें मोहम्मद खालिद हैं लाहौर से, महबूब खान है इस्लामाबाद से, नमीर शमसी हैं कराची से एंड शाहिद अफरीदी हैं पेशावर से। ये कोचेज़ भी वहाँ पे मौजूद होंगे अपने अपने शहरों में और हम बच्चों के ट्रायल्स देंगे, बच्चियों के ट्रायल्स देंगे और जो 16 बच्चे और बच्चियाँ इंशाल्लाह सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे इन ट्रायल्स में हमें नज़र आएंगे, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्कर्स। इंशाल्लाह उनको हम सेलेक्ट करेंगे ऑन स्कॉलरशिप बेसिस। पूरे साल उनकी कोचिंग और उनकी ट्रेनिंग जो है आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकील खान विल बी द आइज़ ऑन द ग्राउंड जो नेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह में उनको मॉनिटर करता रहेगा। और ये 4 कोचेज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसमें एक्सपीरियंस कोचेज़ भी हैं और एक्स प्लेयर्स हैं और यंगस्टर्स भी हैं एंड आई चूज़ 4 ट्रेनर्स एज वेल जो इन बच्चों के साथ एसोसिएटेड होंगे फॉर द होल ईयर। इनको ट्रेन कराएंगे प्रोफेशनली जिस तरह ट्रेनिंग होती है। मेरा जो कोच है मैक्सिकन, ही इज गोना डिजाइन अ प्रोग्राम। राइट, आई लाइक टू आस्क यू, पाकिस्तान में टेनिस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, वी डोंट फाइंड टेनिस कोर्ट्स एवरीवेयर। हम नहीं देखते हैं कि टेनिस के लिए स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हो टेनिस प्लेयर्स को या उन्हें प्रमोट किया जा रहा हो। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने पूरी उम्मीद है कि आप टैलेंट ढूंढ पाएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। टेनिस इज़ नॉट अ टीम स्पोर्ट, इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी है। यू नीड टू ट्रैवल ऑल द टाइम, यू नीड टू बी ऑन द रोड ऑल द टाइम एज वेल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर रैंकिंग, इन ऑर्डर टू गेट लॉट ऑफ मैचेस। द वन ऑफ द मेन रीजंस मैं इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहा हूँ इज़ बिकॉज व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, व्हेन आई वाज अंडर 16, अंडर 18, आई डिडंट हैव एनी स्पॉन्सर्स in Pakistan from the government se bhi. My parents supported me throughout my career, throughout my junior career, also professional career bhi as well. The first time I ever got sponsored in Pakistan was when I was 27 years old, जब मैंने विंबलडन के लिए सिंगल्स के लिए क्वालिफाई किया था। Even though juniors में I finished world number 8, I was Asian number 1 also juniors में under 18 में, but had no financial support government की तरफ से या corporate sector की तरफ से। तो इस चीज़ को, इस स्टिग्मा को मैं eradicate करना चाह रहा हूँ। I think it's very important for the sponsors to be part of the junior players की development में, उसकी journey में। This is when a player needs financial support ताकि parents पे इतना burden ना हो। And this is what I'm trying to do. इन बच्चों के लिए I've been to a lot of sponsors, a lot of corporate sectors को मिलता रहा हूँ मैं पिछले 2-3 सालों में, trying to raise funds और इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा कि जो टैलेंटेड लड़के हैं और लड़कियाँ हैं पाकिस्तान में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए वन देयर जूनियर करियर्स में उनके, एंड उनको सही तरह गाइड किया जाए, उनको सही तरह ग्रूमिंग की जाए, उनको सही तरह मोटिवेट किया जाए
उनके पेरेंट्स के ऊपर इतना बोझ ना हो फाइनेंशियल भी। आई थिंक यहाँ पे कोचेज़ हैं दैट कैन कोच अंडर 18 प्लेयर्स, अंडर 14 के प्लेयर्स को, एंड ट्रेनर्स भी हैं, उनको सही तरह मोटिवेट किया जाए, उनको भी इंसेंटिव दिए जाएँ, तो वी कैन टेक टेनिस टू न्यू हाइट्स। आप लड़के लड़कियों का इंतखाब तो करेंगे, उनको ट्रेन भी करेंगे, उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके भी जाएंगे, डेफिनेटली काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना तो करना ही पड़ेगा हमें, लेकिन आपको नहीं लगता कि टैलेंट की तलाश के अलावा पाकिस्तान में टेनिस को फ़रोग देने के लिए भी बहुत से इक़दाम होना ज़रूरी हैं? देखें, किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाल है, ऑब्वियसली हाथ है, उसके अंदर फेडरेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का, स्पॉन्सर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेनिस, आई थिंक ऑल द अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान ऑल्सो वो सारी ख़त्म हो गई हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक इस हाई टाइम के सारे जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, पास एथलीट्स में प्रेजेंट भी हैं अपने अपनी स्पोर्ट्स में, अपने अपनी गेम्स में, दे शुड गो आउट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे शुड लुक फॉर द टैलेंट एंड दे शुड ट्राई टू प्रमोट देम। आई फील लाइक पाकिस्तान में काफ़ी लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं और अपनी केसेस को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे होते हैं, बट दिस इनिशिएटिव इज़ टोटली डिफरेंट, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स। अकील खान भी माशाल्लाह भी से एक्टिव प्लेयर है, पाकिस्तान नंबर 1 है, मैं भी एक्टिवली खेल रहा हूँ, but we're not looking for sponsors to support us. We're going out there to the corporate sector, to the sponsors, finding sponsorships for the kids. And I think जिस तरह ये प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा, जिस तरह we'll see more international level players इस सिस्टम से, I think corporate sector और यकीनन एहसाम और जो लोग 400-500 स्पॉन्सर क्रिकेट को देते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि दूसरे खेल भी हैं, पाकिस्तान में और भी टैलेंट है। अच्छा, हम ये बताइए, खिलाड़ी को अपना पीक तब मिलता है जब उसे प्लेटफॉर्म मिले अपनी काबिलियत मनवाने का और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। कैन वी एक्सपेक्ट कि आने वाले वक्त में तो पाकिस्तान में अच्छा टेनिस टूर्नामेंट होगा, आप करवाएंगे, लोगों को भी इंजॉय कराएंगे, टेनिस का शौक बढ़े लोगों में? देखें जी, I've always tried to be a role model. I've always tried to be a door opener. I've always tried to promote this game जिस तरह भी कर सकता हूँ, on the court, off the court. Obviously अकेले आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं. You need sponsors, you need corporate sectors. It takes a long time. It's a long road. Results आपको थोड़े से process के बाद आते हैं. The main important thing is to believe in the process, believe in the system, believe in the program, believe in the initiative. This is going to be the first of its kind initiative in Pakistan. पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया, जहाँ पे बच्चों को सही तरह प्रोफेशनल मैनर में ट्रेन किया जाए, उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। तो एज अ पाकिस्तानी नंबर 1 टेनिस प्लेयर जो भी मेरी पावर में है, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। आई एम स्टिल एक्टिवली प्लेइंग, बट आई फील लाइक इट्स हाई टाइम के जो दो माइंड्स हैं पाकिस्तान में अभी एटलीस्ट इन दिस टेनिस, जिसमें मैं हूँ और अकील खान हैं, हम दोनों बैठे हैं पिछले 2-3 सालों में। वी ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकते हैं हम। एंड इवन दो मेरे पास कोई लैंड नहीं है, ना अकील के पास है, दैट वी हैव आवर ओन अकेडमीज़। आई थिंक प्राइवेट क्लब्स के साथ वी हैव हैड कॉन्वर्सेशंस, प्राइवेट कोचेज़ के साथ भी, और इस तरह कोचेज़ और कोर्स को अवेलेबल कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए, ताकि उनको वो फाइनेंशियल बर्डन ना हो, उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन ना हो अबाउट गेटिंग प्राइवेट मेम्बरशिप्स वगैरह अपने बच्चों के लिए। So we're trying to eradicate all those things and gonna go in the right track, gonna go in a professional manner about this program. हर बच्चे और सारे वालिदैन जो हैं, they have to be totally committed in this program, and this is why we're gonna take trials. We're gonna sit and talk with their parents also. उनका mindset क्या, उनका vision क्या है about their kids. आप लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली हर बार टूर के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अच्छा, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ काम क्यों नहीं कर रही, जबकि फेडरेशन भी मौजूद है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे पेश आती है? The only reason I'm doing this initiative is just to find talent. आपने कहा है कि टैलेंट की तलाश के लिए मैं कोई इवेंट करना चाह रहा हूँ। I think this is a really big event, first of its kind, जो अगस्त में हम करेंगे इंशाल्लाह 4 शहरों में पाकिस्तान में। And the only reason we're starting from 4 cities is because of the limited funds we have. अल्लाह करे आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में, दिनों में more corporate sectors or more sponsors will try to associate themselves with this initiative, ताकि we can take this initiative and program even on a bigger span in Pakistan और बिगर स्केल के ऊपर, और बच्चों को भी और शहरों में भी इसको इंट्रोड्यूस कराएं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोकस इज़ ऑन दिस जी, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह विल ट्राई टू हैव मोर इंटरनेशनल जूनियर टूर्नामेंट्स आल्सो, जहाँ पे हमारे बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने के मौके मिले। एंड आई विल डू माई लेवल बेस्ट व्हाटएवर आई कैन डू to produce more international players from Pakistan, inshallah, from tennis or
इंशाल्लाह थैंक यू सो वेरी मच पाकिस्तानी टेनिस स्टार फॉर जॉइनिंग अस एट दुनिया बोल है। यकीनन पाकिस्तान को आप जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो आगे आए, न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए अपना अपना रोल प्ले करें, क्योंकि यकीनन आपको अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, उस मकाम पर पहुंचाया है, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी, आपका भी इम्तिहान है कि आप अपने से नीचे वाले खिलाड़ियों को ऊपर लेकर आएँ। आई थिंक जो एहसामुल हक टेनिस के लिए कर रहे हैं वो जहांगीर जानशेर को स्क्वॉश के लिए करना चाहिए, वो हमारे मोहम्मद यूसुफ को स्नूकर के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब ये स्टार्स सामने आएंगे आई एम श्योर हमारे कॉर्पोरेट्स खड़े होंगे, हमारे इदारे खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, उनको स्पॉन्सर करेंगे, ताकि इस हमारे टैलेंटेड नौजवानों का, हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों का कुछ बन सके, वरना तो फिर इन हुक्मरानों ने और सियासतदानों ने काम पूरा उतारा हुआ है। सही बात हमेशा कहते हैं, वही बात हमारे सामने आ रही है, सबको खड़ा होना चाहिए अपने अपने हक के लिए। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि सबको खड़ा होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, वहां पे हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान में एक बार फिर से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और यही वक्त है कि हम सबको फिर से एक साथ मिलकर खड़े हो जाना चाहिए कि हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए। कि सच बात तो ये है कि SOPs पर अमल करना और करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, हमारी दरख्वास्त है आपसे कि बराए मेहरबानी अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को सेफ रखने के लिए, अपने वालिदैन को महफूज रखने के लिए बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, अगर बाहर हैं तो आप सैनिटाइज कीजिए, लेकिन हाँ सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद चूल्हे के पास ना जाएं क्योंकि कोई हादसा दरपेश आ सकता है। SOPs फॉलो कीजिए। कहीं आप किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस से जाते हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इस पूरी सूरत हाल पे हमें गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमेशा से हम सुन रहे थे कि जो कोविड वायरस है इट्स म्यूटेटिंग एंड इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग इटसेल्फ और हर वेरिएंट का एक नया नाम आता है। इस वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो बताया जा रहा है कि कुछ डिफरेंट है दूसरे वेरिएंट से, थोड़ी रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोरोना वायरस अपने नई शक्ल के सामने मुसलसल सामने आता जा रहा है, नई नई वेरिएंट के सामने। ये एक अभी पेंडेमिक ऐसी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है और ये एक मुसलमान हकीकत है। काफ़ी लोग इसके बारे में शशुपंज में अब तक मुब्तला है, लेकिन ये एक पेंडेमिक है पूरी दुनिया में। और ये नए सिम्टम्स क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद इसकी जो इफेक्ट निस्बतन कम हो जाता है, तो केस टू केस इसके सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो पहले ये बहुत लो रिस्पायरेटरी ट्रैक सिम्टम्स कॉज करता था, अब नए जो वेरिएंट है और जो नई सिचुएशन स्पेशली वैक्सीनेशन के बाद, तो ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा सामने आता है, मतलब नज़ला जुकाम इस तरह की अलामात बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, बजाय के जो शुरू के अलामात थे कि सीना बहुत ज़्यादा जकड़ा होता था और सांस लेने में दुश्वारी होती। तो अब थोड़े से अलामात पिछले से निस्बतन डिफरेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीन वो लगा चुके हैं या पहले से उनको इन्फेक्शन हो चुका है, तो दोबारा जो सिम्टम्स है वो थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल अभी भी डॉक्टर साहब अब क्या सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा वजाहत करेंगे प्लीज। अब क्या सिम्टम्स? अपर रेस्पिरेटरी आप कह रहे थे कि नज़ला खांसी ही होगा आपको, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रात में बुखार चढ़ रहा है, फिर रात में ज़्यादा हाई फीवर हो रहा है, दिन में नहीं हो रहा, इचिंग हो रही है, क्या इस तरह से कुछ सुनने में आ रही हैं चीज़ें? मतलब गला ख़राब होना काफ़ी कॉमन है, जो सबसे पहले सिम्टम्स है गला ख़राब होना, फिर हल्की सी ऐसी खांसी आना जो पहले से डिफरेंट थोड़ी सी है, और नज़ला या नाक का बहना और जिस्म में दर्द होना। तो ये अलामात इस बीमारी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अलामात भी नहीं होती, लेकिन केसेस पॉजिटिव होते हैं, तो वो इवन ज़्यादा खतरनाक इसलिए होता है कि वो उसको पता नहीं होता और वो बीमारी की जो वायरस है वो दूसरी जगह फैलाते चला जाता है। Precautionary measures, डॉक्टर साहब, what would you advise? अब ये एक मुसलमान हकीकत बन चुकी है, तो हमें न्यू नॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा, यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको एक नॉर्मल सिचुएशन कंसिडर करना होगा। जिस तरह अभी आपने इंट्रो में बता रहे थे कि इसको कोई मायूब नहीं समझना चाहिए, किसी ने मास्क पहना हुआ है तो ये नॉर्मल होना चाहिए, या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों तक ये वायरस हमारे साथ चलता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम हिफाजती इक़दाम को लाजमी अपनी ज़िंदगी का मामूल का हिस्सा बना लें, जिसमें मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बार बार हाथ धोना, सब सफाई जो इस्लाम में वैसे ही बताया गया है कि आप सफाई का ख्याल रखें, तो वो बजाय कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें उस पर शुकुर शुबात ना करें। और वैक्सीनेशन स्पेशली जितने भी जल्द से मुमकिन हो अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें और बूस्टर डोज का अहतमाम करें। तो इन एहतियाती तदाबीर के साथ बिल्कुल हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। पहले भी हमने काबू पाया था और यकीनन
इस नई वेव को भी हम शिकस्त दे सकते हैं। सही है डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि पहले डेंगू आया था तो उसमें इतने ज़्यादा बाल बच्चा डेंगू का एक वायरस आ गया है, इतनी बात हो रही है। इस तरह से कोविड भी मुझे लग रहा है कि अब ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें इसी के साथ रहना सीखना चाहिए और हमें इन तमाम SOPs को अपने रेगुलर डेली बेसिस लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जाने वाला वायरस या बीमारी अभी नहीं है, ये सालों तक रहने वाली बीमारी है और ये नई नई शक्ल अशकाल या वेरिएंट के सामने आता जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी आदत बनानी चाहिए कि बीमारियों से कैसे डील किया जाता है, सिर्फ कोविड ही नहीं, बाकी बीमारियों से भी, डेंगू है, मलेरिया है, इन सारी बीमारियों के बारे में आगे ही बहुत जरूरी है। जिस तरह मीडिया आप लोग बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वंस आपको आइडिया हो गया बचाव के तरीक़ेकार क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, तो इस के साथ हम अभी नई आने वाले दिनों में मजीद नई बीमारियां भी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल हम आवाम में शऊर होना चाहिए कि किसी बीमारी को किस तरह उसको रोका जा सकता है, उसकी ट्रांसमिशन को कैसे कम से कम किया जा सकता है। तो ओवरऑल कम्युनिटी की इसमें ज़रूरत है कि वो अपने हिस्सा डाले, किसी एक बंदे का या गवर्नमेंट का काम नहीं है। एक इंडिविजुअल अगर पूरी आबादी में अपना हिस्सा डालेगा तो बिल्कुल यकीनन इस तरह की बीमारियों पे हम यकीनन काबू पा सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच, आपने हमें आगाह किया। और डेफिनेटली तलहा 1 अगस्त से स्कूल भी खुलने वाले हैं बच्चों के दोबारा से, तो हमें चाहिए कि हम मजीद एहतियात करें कि फिर नहीं ऐसा हो कि बच्चों के स्कूल खुले और खुदा ना खास्ता हमें फिर ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ जाना पड़े। यकीनन। और एक और इशू जो मैंने कोविड में देखा वो ये देखा कि लोगों को जब 14 दिन अकेले क्वारंटीन किया जा रहा था तो बहुत सारे बस फंसे वहम का शिकार हो रहे थे, बहुत सारे लोग मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे थे, OCDs के पेशेंट्स बहुत एजिटेट और इरिटेट हो रहे थे, जिसके बाद उनके मसाइल बॉडी में बढ़ने लगे थे। तो यकीनन अपने आप का अपने ख्याल तो रखना है, लेकिन परेशान ना होइएगा, स्ट्रेस ना लीजिएगा और यकीनन अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल भी रखिए, क्योंकि हमने ये देखा कि जो स्ट्रेस ले रहे थे उनके लिए दिमागी सूरत हाल और दिमागी तवाज़ुन बरकरार रखना थोड़ा सा चैलेंज साबित हुआ। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब उस खबर का जिक्र होगा जिसका जिक्र बरदा ने प्रोग्राम के आगाज में किया था, वो ये है कि पाकिस्तान की खवातीन किसी से कम नहीं, पाकिस्तान की बेटी किसी से कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की 4 खवातीन सहाफ़ियों ने इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम किसी से कम नहीं और पाकिस्तान की खवातीन किसी से कम नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इनका ताल्लुक सहाफ़त से है इन चारों का। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा नाज़िश। तो अस्सलाम वालेकुम फातिमा एंड वेलकम टू दुनिया बोल है, कंग्रेचुलेशंस। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा फातिमा, ये बताइएगा कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आप काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने एक अपनी पूरी मूवी बनाई जिस पे आपको अवार्ड से नवाजा गया। तो इतने सेंसिटिव टॉपिक का ही आपने सिलेक्शन क्यों किया? अच्छा, ऐसा है कि ये एक फेलोशिप थी US स्टेट डिपार्टमेंट, UN और कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की जिन्होंने। फातिमा, आपका आई थिंक माइक बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी। शायद अगर आप अपना माइक दोबारा से सही कर लें प्लीज़। जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, ये एक फेलोशिप थी जिसमें US की कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, खवातीन थी, और इसके अलावा इसमें US स्टेट डिपार्टमेंट और UN की भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। 9 मंथ्स की ये लॉन्ग फेलोशिप थी जिसमें कि इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि हम आपको ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आप शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें एक टास्क दिया कि आपने ये थीम बेस्ड बनानी है शॉर्ट मूवीज़, जैसा कि आपने अभी खुद जिक्र किया कि रिलीजियस फ्रीडम और बिजनेस एम्पावरमेंट के हवाले से ये थीम दी गई थी, जिसमें कि मैंने चूज़ किया हमारे KP की एक खातून है, उनके इदारे को जो कि काम करता है न सिर्फ ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बल्कि इंक्लूजन के ऊपर भी, चाहे किसी भी मज़हब से। हेल्पिंग हैंड की बात कर रही हैं आप? नहीं, ये एक है खैबर पख्तूनख्वा की ज़रई और टेक्निकल तालीम देने के लिए एक इदारा बनाया गया है जिसको बुशरा रहीम जिसकी प्रेसिडेंट है और वो काफ़ी वेल नोन है। तो उनकी जानिब से ये इदारा बनाया गया और उनका मोटो यही था कि सिर्फ ख़वातीन को एम्पावर नहीं करना बल्कि जो मार्जिनलाइज्ड ख़वातीन हैं, जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की अगर हम जहाँ बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम रेशो है ख़वातीन की तालीम का, जो कि 40% से अभी कुछ ऊपर हुआ है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ तो फिर वहाँ पे बात और भी संगीन हो जाती है, जिनको 2% भी उनका रेशो इस वक्त सिख बिरादरी की ख़वातीन का तो नहीं है तालीम का।
तो फिर उनको किस तरीके से एम्पावरमेंट की तरफ लेकर आया जाए। तो इस चीज़ को लेकर बुशरा रहीम ने इनिशिएट किया और उन्होंने अपने सेंटर्स में ख़वातीन को स्किल्ड करना शुरू किया। ना सिर्फ वो उनको वहाँ हुनर सिखाती हैं, बल्कि उनका जो काम है उसको इंटरनेशनली भी रिकग्निशन देने के लिए डिफरेंट NGOs की मदद से कोलैबोरेशन करके उनको एग्जीबिशंस करवाती हैं, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि इंटरनेशनली भी। तो ये एक था थीम बेस्ड एक हमारा प्रोजेक्ट था जिसके लिए हमने ये शॉर्ट मूवीज बनाई थी। और द गुड थिंग इज, जो कि मुझे लगता है सबसे बेस्ट पार्ट था इस फेलोशिप का, कि खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने बरतरी हासिल की है। इसमें साउथ एशिया की खवातीन थी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड अगर बताती चलूँ तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जिसका अभी हाल ही में 28 से 30 जून तक समिट हुआ है वाशिंगटन DC में, 19वां समिट था ये। उनकी तरफ से ये कोलैबोरेट किया गया था और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंटरनेशनल रिलीजियस समिट होंगे वहाँ वहाँ इन के बारे में बात की जाएगी, इनको शोकेस दिया जाएगा। तो साउथ एशिया की खवातीन के लिए ये कॉम्पिटिशन था जिसमें के मैदान जो हमारा है वो खैबर पख्तूनख्वा। फातिमा मेरी बहन, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है इस वक्त कि हम KPK की हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं, टैलेंट भरपूर है, हम जानते हैं। वी सल्यूट यू, वी सल्यूट बुशरा रहीम जो इतना काम कर रही हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़, हम जानते हैं थोड़े दिनों पहले ही खबर आई थी, फाटा का कोई इलाका था जहाँ पर ख़वातीन को सियाती मकामात पर जाने के लिए जरगा ने मना कर दिया था। एट द सेम टाइम ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ख़वातीन को KPK से ही। क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, मुझे बताएंगी प्लीज फातिमा? देखिए, ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो आपने जो एक जिरगे के फैसले की बात की, उसके ऊपर अभी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी फर्स्ट सेशन में बात हुई कि हुकूमत का इस तरह की चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक खास माइंड सेट है जो इन चीज़ों को हवा देता है बाजोड़ की खवातीन। लेकिन अगर हम उन एरियाज की खवातीन की बात करें, अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि उन एरियाज में खवातीन को बाहर निकलने की कितनी आज़ादी है, तो यस, ऐसा है कि वहाँ की जो कल्चर बैरियर्स हैं या वहाँ की जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस जो वहाँ के हैं, वो अलाउ नहीं करते खवातीन को इस तरीके से फ्रीली कैरी कर सकें और बाहर निकल सकें। अब आप देखें कि ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक आज़ादी के ऊपर बात आई है। अगर हम अपने मजहब में भी देखें तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक बहुत मशहूर हमारे पास एक किस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेल तमाशा बाहर हो रहा था और आयशा बीबी जो है वो पर्दे की ओर से देखी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उनका इंटरेस्ट है वो खेल तमाशा देखने में, वो तफरीह देखने में, तो वो खुद आगे और उन्होंने कहा कि अब आराम से देख लो। मतलब तो आप कैसे खवातीन की आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि खवातीन का हक तफरीह पर नहीं है? तो ये एक खास माइंड सेट है जो कि इस तरह की चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन लेके आता रहता है। कभी कहा जाता है कि FM पे पॉज नहीं करेगी खवातीन, लेकिन गवर्नमेंट हमारी इस मामले में अब काफ़ी हम देख रहे हैं कि तब्दीली आ चुकी है और हुकूमत की तरफ से एक ऐसे इदारे बनाए जा रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं जिनमें खवातीन को आगे लाने के बारे में बातें की जा रही हैं। KP में अगर मैं ये कहूँ कि ये वाकई एक बड़ी बात है कि अब खवातीन बाहर निकलना शुरू हो गई है और उन ग्राउंड्स पे आके उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है, जिसमें शायद के माजी में कभी सोचा भी न गया हो कि खवातीन आएंगी और वो काम करेंगी। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक फीमेल जर्नलिस्ट हूं और मेरे लिए बिल्कुल कतन आसान नहीं था कि मैं इतनी फ्रीली कैरी कर सकूं। और लेकिन कोई तो आपको ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द मूवी कुछ मुश्किलात दरपेश हुई? फातिमा, कुछ जिक्र करना चाहेंगी? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ इस हवाले से कि जिस एरिया में हमने ये फिल्म, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो जिस एरिया में हमने ये फिल्म शूट की थी, ये एरिया काफ़ी पेशावर से थोड़े बाहर की हुदूद का एरिया था। और जब हम ये इस फिल्म को शूट कर रहे थे तो मेरे साथ मेरे कैमरामैन भी थे और हम लोगों ने परमिशन ज़ाहिर ले ली थी। सब कुछ बुशरा रहीम ने ही थैंक्स टू हर उन्होंने अरेंज किया था हमारे लिए। लेकिन अभी हमारा थोड़ा काम रहता था कि हमें वहाँ से फ़ौरन जो उनकी टेक केयर कर रहे थे उस जगह की, वो बंदे आए और उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप लोग यहाँ से निकलें, बिकॉज इस इलाके में लोगों को पता चल गया है कि कोई आउटसाइडर यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसा ना हो कि कोई मिसहैप यहाँ पे हो जाए या आप लोगों को कोई खतरा हो। तो आप यकीन जाने कि उस वक्त बस हमें समझ नहीं आई कि हमने कैसे वाइंड अप किया और वहाँ से निकलने की। उसके बाद बुशरा ने, जो मेरे कैमरामैन थे और जो हमारे ड्राइवर थे, उनको तो वहाँ से फ़ौरन कहा कि आप लोग तो जल्दी भागें यहाँ से और मैं मैनेज करती हूँ बाकी चीज़ों को। तो फिर बुशरा और मैंने वहाँ स्टे किया। वहाँ पर उन जो खवातीन मौजूद थी उनको हम लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जैसे कि यहाँ के लोग समझ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ होगी जो कि खवातीन की एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाई जाएगी। तो वो खवातीन काफी गलत समझा जाता है, आपको गलत याद है। फातिमा, मेरा यही सवाल था, जो सब्जेक्ट जिस पे आप काम कर रही हैं,
शी स्टूड अगेंस्ट डिजिटल एक्सट्रीमिज्म। आप बात कर रही हैं एक्सट्रीमिज्म की, शिद्दत पसंदी की, किस तरह खवातीन मुकाबला कर रही हैं एक्सट्रीमिज्म का। मलाला एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की थी और उन पर अटैक हुआ था, उनको फिर नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। क्या आपको कोई थ्रेट्स इस तरह का कोई सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? देखें, अगर आप मुख्तलिफ जो अभी वो कहते हैं ना कि एक नैरेटिव बिल्डिंग जो होती है, अवाम के बयानिया बहुत इसमें वो रखता है, तो जितना मैं अभी देख रही हूँ हमारे इस चीज़ को बहुत तेज़राई मिल रही है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको हाईलाइट किया जा रहा है। आप सिर्फ अगर कमेंट बॉक्स में जाके देखें ना तो आपको लगेगा कि हमारे लोग वाकई इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि अंदर क्या है, हो क्या रहा है, बात किस चीज़ पे की जा रही है, किसी चीज को नहीं सोचा जाता, आपका काम जीरो कर दिया जाता है। जो चीज वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं वो उसी को सेकंड करते हैं। तो इस मुझे लगता है इस सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। और बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट मेरा शुरू से यही है कि मैंने पिछले 6-7 साल से तो मेरा जो फोकस है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर है। इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करना, और मैं आपको हर जगह नजर आऊंगी। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो यहाँ तक सुना हुआ है कि कोई कहता है ये तो हिंदू है, ये तो फलानी है, ये तो चूड़ी है। लाइक अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ पर जो लोगों ने बातें की हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका अगर बेहतर काम भी है तो कोई उसको देख रहा है। जो उन्होंने सोच रखा है वो उसी को उसके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, अगर आप में कुछ करने का हौसला है, कुछ करने का दम है तो बस बढ़ते चले जाएं, रास्ते खुदा खुद खुलते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे फातिमा। यकीनन पाकिस्तान की हर बेटी का यही ख्वाब होना चाहिए जो आपका है। मजहबी हमगी सबको एक साथ मिलकर रहना है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या समझाया था, हम भूल गए हैं, सब कुछ भुला बैठे हैं। हकीकत यही है, हमें एक होना है, शिद्दत पसंदी ख़त्म करनी है, और ख़ास तौर पे मजहबी शिद्दत पसंदी जिसके खिलाफ ये ख़वातीन खड़ी हुई हैं, चाहे फिर जिरगे का कोई भी फैसला हो, जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। वर्दा जी बिल्कुल। और अब शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की तरह। ये झूठा इल्जाम है, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट नहीं है, इनका फेवरेट सेगमेंट है जो मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं थोपूंगी। थोड़ा सा मैंने सितारों के हाल चाल पूछ लें जी। इलेक्शन पोस्टपोन हो गए हैं, सूरत हाल कुछ समझ में नहीं आ रही है, हाई कोर्ट सिंध कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, आखिर सियासत में होगा क्या, और फिर हमारे सितारे क्या कहते हैं, बारिश की क्या सूरत हाल होगी, हम थोड़ा सा जानते हैं। सितारों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हम सबकी फेवरेट, आप भी जानते हैं उनको, रेगुलर हमारी गेस्ट होती हैं उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा। अच्छा उनसा नहीं है, कनान है हमारे साथ। अरे वाह कनान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कनान का दिल तोड़ दिया आपने। नहीं, मुझे पता चला पहले उनसा है शायद। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो कनान भाई, आपका मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताएंगे कि क्या सूरत हाल है सिचुएशन की। आपको पता है कि पंजाब की सियासत में जो हलचल शुरू हो गई है और जिस तरह से दोबारा से एक होटल्स बुक किए जा रहे हैं, आप टर्की में होटल्स बुक किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ होगी पहले की तरह या नहीं, अब लोग बहुत कुछ सीख गए हैं एमपीएस? देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है कैलकुलेशन को लेके। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जुलाई और अगस्त के महीने जो हैं ये पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े अहम है, और स्पेशली हमजा शहबाज जो हैं इनके लिए अनलकी टाइम चल रहा है ये। और मैं दोबारा से अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा कि इनके लिए अपनी चीफ मिनिस्टरशिप कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल रहेगा इस टाइम पीरियड में। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिले टैक्टिक्स इनको बचा सकेंगे। यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं और ये डे बाय डे बढ़ती जाएंगी हमजा शहबाज के लिए, पीएम शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनके लिए। तो जितना डिले करेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड ये इनके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे चीज़ें। सही। अच्छा जी, जो 24 को इलेक्शन होने थे यहाँ पे संडे को, बल्दियाती इंतखाबात वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, 28 अगस्त को हो जाएंगे। तो इस सब से आपको कुछ लग रहा है कि डेट में चेंजेस आई हैं, तो आपको लग रहा है किसी के फेवर में जाएंगी, किसके फेवर में नहीं जाएंगी ये डेट्स? बिल्कुल, जो डेट्स चेंज हुई हैं इससे बिल्कुल फ़र्क तो आएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इख्तलाफात जन्म लेंगे इस टाइम पीरियड को लेके। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता, इनकी कोशिश तो यही रहेगी ये इलेक्शन ना करवाए जाएं, लेकिन यहाँ पे पीटीआई की फेवर में जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब तक 7वां महीना जुलाई का चल रहा है, ये पीटीआई को और इमरान खान को कहीं ना कहीं फेवर करता रहेगा किसी ना किसी वे में। तो अभी तक जो डेट सामने आई है इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ
तो डेफिनेटली पीटीआई की फेवर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मेरा यही सवाल था आपसे कनान भाई, क्योंकि आपने कहा था कि 7 तारीख या 7 का हिंसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फेवर में है, लेकिन जब इलेक्शन अगस्त में होंगे और अगर 28 अगस्त कहते हैं हम तो भी 7 का हिंसा नहीं बनता, तो क्या उनकी फेवर में होगा ये या फिर किसी और पार्टी की फेवर में जाएगा? बिल्कुल, जैसे 7वां महीना गुजर जाएगा, 8वें महीने की हम बात करते हैं जो कि अगस्त का महीना होगा, इसमें थोड़ी सी फेवर कम होगी पीटीआई के लिए, कहीं ना कहीं स्पेस जनरेट होगा अदर पार्टीज के लिए, तो यहाँ पे पीटीआई की फेवर तो कम होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर अगस्त में भी कोई ऐसी डेट आ जाती है जिसमें 7 का हिस्सा निकलता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फेवर वहाँ पे मौजूद होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त का ये जो महीना है कहीं ना कहीं इत्तेहादी जमातों के लिए अनलकी साबित होने वाला है, इनके अपने इख्तलाफात सामने आ सकते हैं और यहाँ पे ये खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आएंगी। तो मे भी हो सकता है कि ये इलेक्शन जो डिले हो रहा है तब तक कहीं ना कहीं इख्तलाफात पैदा हो जाए इत्तेहादी जमातों के दरमियान। अच्छा जी, पंजाब इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका एवरेज से बेटर टाइम चल रहा है, यानी कि लकी टाइम भी नहीं है लेकिन अनलकी टाइम से वो निकल चुके हैं यहाँ पे, तो उनके लिए तो चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगस्त के बाद से जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी बर्थडे आ रही है सितंबर में, तो उनके लकी टाइम का आगाज़ हो जाएगा। जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगस्त के महीने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनके अनलकी टाइम का आगाज़ होगा, नून लीग के अनलकी टाइम का आगाज़ होगा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके लकी टाइम का आगाज़ होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकली जो गेन करेगी पार्टी डेफिनेटली वो पीपल्स पार्टी होगी, और जिसको नुकसान होगा पॉलिटिकली न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक वो मुस्लिम लीग नून होगी और शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली गेन करेगी इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो विन विन सिचुएशन रहने वाली है पीपल्स पार्टी की, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो नुकसान है वो पीएम शहबाज जो है उनकी पार्टी को पहुंचने वाला आने वाले टाइम पीरियड में। अच्छा, काफ़ी लोगों के तज्ज़िये भी हो रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है कि नून लीग की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगा है इस तरह के इलेक्शन के बाद। जो सूरत हाल हुई है अभी, मुल्क की महंगाई बढ़ गई है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो उनकी सियासत पे कितना असर पड़ रहा है आगे फ्यूचर में? क्या आपको दोबारा वो स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं नून लीग कहीं पे, अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उनकी पार्टी? थोड़ी सी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। देखिए, जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे बहुत सारे तज्ज़िये ये थे कि ज़िमनी इलेक्शन आसानी के साथ जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी जीतने में कामयाब हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तब भी मैंने ये पेशगोई की थी कि अगस्त के बाद पाकिस्तान का अनलकी टाइम जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है। एक ये है कि अगस्त में जो पाकिस्तान की बर्थडे आएगी 14 अगस्त के बाद, उसमें पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। इकॉनमी के हवाले से अल्लाह ना करे ये प्रेडिक्शन ठीक हो, लेकिन इकॉनमी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के आड़े आती हुई नज़र आ रही हैं। दो और प्रेडिक्शंस हैं, वो ये है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है मुझे कैलकुलेशन में, जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक को भी हिट कर सकता है, जैसे अफ़गानिस्तान और इंडिया है। जो भी करीबी ममालिक हैं वो खुदा ना खास्ता इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो इकॉनमी के हवाले से क्राइसिस नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस रहेगा पाकिस्तान के अंदर, महंगाई एक अलग से मसला बनेगी आने वाले टाइम पीरियड में। तो ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं सही। थैंक यू सो मच कनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। हम सब दुआ ही करती प्रेडिक्शन के ऊपर कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हक में बेहतरी करे, अच्छा करे, हम सब पर रहम फरमाए। उन्होंने कहा महंगाई मसला बढ़ेगी आने वाले वक्त में, भाई अभी बन चुकी है और हवा निकाल चुकी है। हमें डर लग रहा है आगे मजीद ना बढ़ जाए। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे हीरो पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो इंटरनेशनली यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रो कार्ड जीता है।
अभी प्रो कार्ड क्या है ये अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम पूछेंगे। हमारे पास उनकी रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट भी दिखाएं या डायरेक्ट हम पहले अली ये तो पता है, मैंने आस्तीन ने चढ़ा लिया, बटन खोल लिया, मैं भी मुकाबले पे आया हूँ, वो देख ही नहीं रही है, वो अपनी दुनिया में चल रही है। मैं ही हूँ, सूरज चांद तारे मेरे गिर्द हैं। खैर, अली रजा हमारे साथ मौजूद है। अली, वेलकम टू दुनिया बोल है। Thank you for coming. Thank you for having me. Tell the world about what you achieved. ये क्या है, ये प्रो कार्ड क्या है? पहले तो ये बताइए प्रो कार्ड क्या है? क्योंकि obviously it's not given in Pakistan. तो पाकिस्तान में प्रो कार्ड नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी जो फेडरेशन होती है उसका प्रोसेस जो होता है, इट्स नंबर 1 रैंक फेडरेशन। तो यहाँ पे जो फेडरेशंस हैं वो लो लेवल जो कि अफोर्ड कर सकता है बोर्ड टू ब्रिंग दैट फेडरेशन इनटू पाकिस्तान। अब जो ये फेडरेशंस होती हैं, अब ये आ रही है अगस्त में, एक दुबई के जो ओनर हैं वो लेके आ रहे हैं अगस्त में, इसलिए वैसे मैं पाकिस्तान आया हूँ टू प्रमोट हिज शो। इट्स कॉल्ड एमेच्योर ओलंपिया, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। तो ऐसे ऐसा आ रहा है पाकिस्तान में। बेसिकली प्रो कार्ड होता ये कि यू हैव टू बी द बेस्ट इन द कंट्री ऑन द गिवन ईयर। तो हर साल कंपटीशन होता है, हर साल एक प्रो कार्ड दिया जाता है। तो 2019 में ऑस्ट्रेलिया में मैं प्रो कार्ड दिया था मेंस फिजिक कैटेगरी में। बॉडी बिल्डिंग में हमारे पास 2 प्रो कार्ड हैं, जो बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी पाकिस्तान से ही। और मेंस फिजिक में पहला एथलीट था। देयर आर लॉट ऑफ एथलीट्स जो कम्पीट कर चुके हैं मेंस फिजिक में पाकिस्तान से, लेकिन दे कुडंट गेट टू दैट प्रो कार्ड नहीं जीत सके। एंड इट्स अ बिग हैसल बिकॉज आपको एक फॉरेन मुल्क में दे आर गिफ्टेड, दे हैव गिफ्टेड जेनेटिक्स, दे हैव, आई वुडंट से ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, वहाँ इक्वल सपोर्ट होता है, बट दे हैव their infrastructure support. Yes, they have the family support. Okay. They live with their parents. They financial support उनका इस टाइप से होता है. And to compete against them, you know, they have the discipline. हमारा जो lifestyle है, we're not disciplined नहीं होता. Yes, and it was a challenge. Like I tried for 3 years, and then finally I got it. 3 years. And when I got my first when I won the pro card, believe me, 2 दिन मैं सोया नहीं था, out of excitement, really? adrenaline rush, and then I actually cried as well because a lot of people tried to put me down. Even when I moved to Australia, तो मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था तो, and I'm not trying to put anyone down, मेरा शुरू से कॉन्सेप्ट था यार कि अगर इस मुल्क में डोमिनेट करना है तो I have to mingle with the Aussies. सबको साथ लेके चलना। जी, तो I try to avoid you know my gathering, और फिर मैंने इनका कल्चर सीखा, and then I just took off from there. And the people back then, they used to tell me कि यार इसमें जो है कुछ नहीं होना तुम्हारा, कुछ नहीं होना, and then you know, and now they appreciate me. So आप जिस मुल्क से ऑस्ट्रेलिया से जी, It's a completely developed country, वहाँ बड़ी resources, infrastructure, आपको बड़ा setup मिलता है, लोग मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं जो आपको support करके स्टेज तक लेकर आई हैं। Now when you've come back to Pakistan, तो थोड़ा सा जो है ना आप परेशान हो गए यार, मैं कहाँ आ गया हूँ, अब काम कैसे होगा, अब लोग हैं नहीं, या इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, या वो मशीनें नहीं है, या वो ट्रेनर्स नहीं है, या वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो मैं इतने सालों से वहाँ यूज़ करता आ रहा हूँ, उनका आदी हो गया हूँ। क्या प्रॉब्लम्स हुए पाकिस्तान आके, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो पाकिस्तान? देखिए, I'll be very honest with you, पाकिस्तान में मसला ये है कि प्रॉब्लम हमारे हेड में होती है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस कंट्री. लाइक आई लव पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट विद यू एंड आई एम एंजॉयिंग द हॉस्पिटैलिटी. आई एम ओवरवेल्म्ड. द प्रॉब्लम इज़ इन योर हेड. जब आप कहते हैं ना ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है. Things are available here but you don't know, you don't want to spend the money. सही. अली साहब मैं यहाँ से एक और सवाल करना चाहूँगी. हम हमेशा यहाँ पे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं करता, कॉर्पोरेट लेवल पे कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है? आपको खुद अपनी मदद आप जो है ये तमाम, क्योंकि डेफिनेटली आपकी डाइट में, आपकी चीज़ों में, हर चीज़ पे एक्सपेंस इट कॉस्ट्स यू, तो वहाँ पे भी ऐसे ही कि खुद से करते हैं या वहाँ पे कोई सपोर्ट होती है? देखिए, you know, sadly जो मेजॉरिटी हमारी जो नेशन है, we complain a lot, we complain about small things. ये मैं आपको, क्योंकि हमारी नेशन क्रिकेट फॉलो करती है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ. जब आप गली क्रिकेट खेलते हो, क्लब क्रिकेट खेलते हो, यू डोंट गेट पेड, यू हैव नो सपोर्ट. वंस यू हिट द इंटरनेशनल टीम, बूम, यू आर अ स्टार. बॉडी बिल्डिंग में भी है. आई यूज्ड टू मेक $500 a week and I used to spend $400 on myself. किसी ने सपोर्ट नहीं किया. इट वाज अ गैम्बल. आई वाज लकी इनफ कि मुझे फैमिली को सपोर्ट नहीं करना था अपनी. आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली. तो ये बस मुझे सपोर्ट था कि मेंटली आई हैड द टाइम एंड द फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ. तो इवन अगर मैं फेल भी होता, आई वुड हैव फेल्ड फॉर माई सेल्फ. उस मेरी ज़ात से किसी को परेशानी नहीं होती. देयर इज़ नो सपोर्ट. वंस यू गेट टू द टॉप, देन यू आर लाफिंग, यू नो, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. फॉर इंस्टेंस, अगर आपका कोई वापस सारा कम बैक हो जाता है, पे बैक करता है आपको. जी, within 1 year I you know, made money. But here's the thing, money comes from marketing yourself. You have to be a brand. People here, they don't understand कि पाकिस्तान में जो है, and then again I have to be very careful with my words. I'm not putting anyone down, I'm just talking about facts. कि
उनको वो 90s की बॉडी बिल्डिंग चलते आ रही है, उनको नई रिसर्च नहीं पढ़नी, दे डोंट वांट टू स्टे अप टू डेट। वो आर्नल्ड को ही फॉलो कर रहे हैं जी, इवन आर्नल्ड जो है न्यू रिसर्च फॉलो करता है, बिकॉज दैट टाइम वाज डिफरेंट। अभी जो है देयर इज न्यू रिसर्च, हर कंपाउंड्स, हर डाइट की डिफरेंट रिसर्च होती है, हर बॉडी टाइप की डिफरेंट डाइट होती है। आई हैव मेट पीपल हियर बट आई डोंट डिस्कस विद देम क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन चलाएगी। दे शो मी दैट लाइक दिस इज नॉट फॉर योर बॉडी। हर बंदे का डिफरेंट डाइट प्लान होता है। तो आपका क्या डाइट प्लान आप करते हैं? So how I do my diet plan is I do my blood works first, कि blood test जो होता है, and then I see what I'm allergic to, एक gut test भी होता है, and then I calculate my lifestyle कि मैं किस टाइम सो रहा हूँ, किस टाइम खा रहा हूँ, and then I plan my diet plan। ये नहीं होता कि What is your diet plan? नहीं, और तलहा के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, अभी रुक जाइए, मुझ पे ना आइए। What is your diet plan? कितने अंडे, कितनी मुर्गियाँ, कितने किलो? अच्छा, ये I'm glad you mentioned that I get asked the same question a lot कि क्या है। It's pretty simple. Diet plan जो होता है आज के दौर में, it is calculated with macros कि आप कितना प्रोटीन, कितनी कार्ब्स, कितना फैट लेते हो। Currently I'm on 4,200 calories, 280 gram protein, 72 gram fat, and then अली रज़ा bro, you're in Pakistan, so आप मुझे बताओ कितने अंडे, चलें ये कितने किलो मुर्गी, और ये लोग समझेंगे यार आप क्या ये टेक्निकल बात है। Okay, I'll give you an example. 1.5 kilo meat, लेकिन 1.5 किलो गोश्त, हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि यार एक ही किस्म का गोश्त है, यानी कि रेड मीट खाली नहीं या वाइट मीट नहीं खाली, डिपेंडिंग मेरी गट हेल्थ पे। ओके, सही है कि मेरी डाइजेशन कैसी है। एग्स मैं इतने नहीं खाता क्योंकि ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, एग्स कुछ लोगों की डाइजेशन सिस्टम सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा फर्क करता है। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं डेयरी से, फूड एलर्जीज, तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पे जो 10 लोग हैं ना, उनको एक डाइट प्लान दिया जाता है, 2 पे चल जाता है, एंड द रिमेनिंग 8 they're intolerant to those type of food। तो ये चीजें जो हैं पेट पकड़ के बैठे हुए होते हैं, अक्सर होते हैं डॉक्टर के पास, दवाई ले लेते हैं, दवाई will never fix you, it's only masking the issue। दवाई से कुछ नहीं होता। There's so much, I can write a book about it in Pakistan that I've seen। तो hit me up with any questions, like I'm happy to answer all your questions। अच्छा, आप कोच भी हैं और आपके अंडर जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रो कार्ड विन कर चुके हैं, तब आप मुझे तलहा के लिए कोई डाइट प्लान बताएं। आज सीने वाले चढ़ा के बैठे हैं, मुश्किल सवाल पूछता हूं, इनका आसान सवाल है। नहीं, पहले बताएं तो कितने खाने चाहिए। नहीं, पहले नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री के बाद अली रज़ा जी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ लोगों के दिमाग में कि दे स्टार्ट टेकिंग देयर प्रोटीन्स फ्रॉम ग्रीन्स। यस, वो कहने लगे कि यार हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम सिर्फ वेजिटेरियन डाइट रखेंगे। और उस डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाया गया था कि बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एथलीट्स थे, कोई बॉडी बिल्डर था, कोई रनर था, कोई जेवलिन थ्रोअर था, सबकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। सिर्फ गोश्त खाना बंद किया, सारा खाना सब्जी पे था, वो गोश्त खाते ही नहीं थे और उनकी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। योर कमेंट ऑन दिस? Okay, my comment is it was a biased documentary। Biased documentary। If I'm an atheist, I'll make a documentary supporting atheist claims। ठीक है। तो किसी वेजिटेरियन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और वेजिटेबल्स को सपोर्ट किया। They haven't put the stats of the injuries those athletes sustained after that। जो काफी athletes थे जो इनको दिखा रहे थे, they got injured, they're not getting the vitamins। आप you cannot survive without meat। बस ये मीट लेना आपको जरूरी है कि मसल बिल्डअप के लिए, राइट? जी, इवन एनी टाइप ऑफ प्रोटीन वो किसी भी सोर्स से आता है, ठीक है। कुछ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो कुछ सोर्सेज ऑफ मीट में अवेलेबल होती है, कुछ प्लांट सोर्सेज भी होती है, बट माय थिंग इज दैट इफ यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन यू कैन गेट सोल्ड इजीली। बट एनिमल मीट से आपको जो जिंक और मैग्नीशियम मिलता है वो आपको प्लांट सोर्स से उतने लेवल पे नहीं मिल पाता है, आई गेस। उनके एस्टर्स डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। यानी कि 2 ब्रांड की चाय पियो आप, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, वीगन डाइट के साथ ये बॉडी मेंटेन करना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। आई विल हैव इंजरीज, आई विल बी अनहेल्दी, मेरे जॉइंट्स क्लिक करेंगे, आई माइट इवन एक्सपीरियंस सम हार्मोनल इश्यूज, क्योंकि वीगन डाइट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है। मेरे पास जब वीगन क्लाइंट्स आते हैं, I hesitate to take them because I don't know what to feed them, and उनकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। Then again कि ये मैं किसी के ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये वीगन जो लोग करते हैं they just like to follow a trend, ठीक है। These people are lost because आपने कभी देखा कि बहुत ही कोई रिलीजियस बंदा जो है वो ऐसे ट्रेंड्स फॉलो कर रहा हो? इट जस्ट हैज टू डू विद योर लोनलीनेस एज वेल, कि कुछ टीवी पे देख लिया उसको कॉपी कर लिया, टीवी पे देख लिया कॉपी कर लिया। YouTube ट्रेनर्स वर्सेस प्रोफेशनल ट्रेनर्स, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्या ये पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है अली रज़ा? यहाँ पे तो सारे यूट्यूबर्स मोस्टली यार देखिए, सर्टिफिकेशन है ही नहीं। Even the certified trainer, here's one thing, I have met people in Pakistan who are more educated than I am, but they don't have the experience। So here's the thing कि मैं
And I openly said, there are a lot of people who are more educated than me and they would know a lot more than me, but they don't have the experience. वो उनके पास experience is very important. कि जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ उनसे बहुत सीखने को मिलता है. They have their experiences internationally, उन्होंने किसको किस तरीके से train किया. One thing, this nation will never progress if they don't learn one word, जो कि मैं mention करता हूँ टीवी में. It's called, English का word है constructive criticism. तनकीद आपको लेना है, लेनी है, आप नहीं ले सकते. यहाँ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द तारीफ करने आता है. जहाँ उनकी बुराई कर ली, यार इसलिए जेलस है, नहीं. अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लोगे, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में चीज़ सीखी है कि वी क्रेव ऑन दैट कि यार आप मेरी तारीफ छोड़ो, बुराई करो. So that's the thing. That's the thing. अच्छा, आप जैसी बॉडी जो आप मेंटेन कर, डेफिनेटली आप अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखते होंगे. आपकी प्रॉपर डाइट होगी मंथ की, तो कितना मंथली एक्सपेंस आता है? हम ग्रोसरीज की बात करें या एक बॉडी बिल्डर की डाइट की बात करें आप जैसी बॉडी के लिए. अच्छा, रुपीस में मुझे आइडिया नहीं है. नहीं, आप डॉलर से बता दें, हम कन्वर्ट कर लेंगे पाउंड्स में. आई थिंक आई स्पेंड अबाउट, देखिए मैं सिर्फ डाइट पे नहीं, अच्छा आप डाइट की बात करिए, रिकवरी वगैरह का तो अलग खर्चा होता है. आई स्पेंड ऑलमोस्ट $200 to $250 a week. There is $250 a week. Okay. तो ये एक चीज़ है क्योंकि I buy organic stuff. लेकिन you don't have to buy organic stuff. There is always a way. You can have protein from a cheaper source if you can afford it. Like I can afford an expensive diet, so I have it. लेकिन बहुत से लोग हैं मेरे clients, they're on a budget, so I write them a diet plan which is strictly around the budget. So there is always a way out. Yeah. ये बताइए कि अब पाकिस्तान में जो है ना, हेल्दी लोग तो है नहीं ज़्यादा. आपको मालूम है बॉडी बिल्डर्स की भी 6-7 एसोसिएशंस हैं जी, एक भी नहीं है. और हर कोई अपने आप को बेस्ट एसोसिएशन कहेगा, नंबर 1 एसोसिएशन है, यानी उसका जो मुकाबला जीतेगा वही मिस्टर पाकिस्तान होगा. 10-15 मिस्टर पाकिस्तान आपको मिल जाएंगे. What is needed in Pakistan right now to support this industry, to bring up the right talent the right way? Yep. So here's one thing कि आपको बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद भी चेंज होना होगा. यहाँ के एथलीट के माइंडसेट बहुत ही खराब है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ तो शरीफ वो है ना जिसको मौका नहीं मिला जी. तो अब ऐसे में तो हर किसी को मौका लगा हुआ है, हर किसी ने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है जी. कोई फेयर रैंकिंग सिस्टम नहीं है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है. हर किसी ने अपने आप को नंबर 1 बनाया हुआ है. देखें अभी फेडरेशन आ रही है, जैसे आरिफ मिर्ज़ा जो हैं CEO ऑफ फिटनेस एक्सपो, वो लेके आ रहे हैं फिटनेस एक्सपो. इंटरनेशनल एथलीट्स आ रहे हैं इस्लामाबाद में, शो हो रहा है जिसमें मैं भी जा रहा हूँ. मैं बेसिकली उस वजह से आया था. तो दे आर टेकिंग स्टेप्स. ओनली इन इस्लामाबाद अभी एक आएगा. देखिए उन्होंने एक स्टेप लिया है, लेकिन उनको भी बहुत रुकावटें आई हैं दूसरी फेडरेशन की तरफ से कि यार ये हमसे आगे ना निकल जाए, इसकी टांग खींचो, हमसे पहले आगे ना निकल जाए. ये है लोगों में है. यानी फॉर एग्जांपल मेरा ना पाकिस्तान में बिजनेस है, आई डोंट मेक मनी हियर, आई मेक मनी ओवरसीज. तो मुझसे क्यों जेलसी है यार? आई मीन उनको लगता है ये आ जाएगा बिजनेस बन जाएगा, और मैं आ भी जाऊंगा तो वो मेरा रोजी मेरे हक है. हां डेफिनेटली. और and I don't want to, like I'm very happy over there. I just come here to see my family and this is my way of giving back. फिर भी वो कहते हैं ना कि आपको एक टेंशन स्टार्ट हो जाती है, अनसिक्योरिटी सी महसूस होती है. खैर अच्छा लीडर साहब ये बताइए कि डेफिनेटली आप जैसी बॉडी के लिए स्टीरॉइड्स लेना बहुत जरूरी है. सब लोग लेते हैं, डेफिनेटली आप भी लेते हो. तो उसके क्या किस तरह से लेना चाहिए? साइड इफेक्ट्स भी उसके बहुत ज्यादा होते हैं. देखिए साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली. जो भी मेरी बात सुन रहे हैं यंगस्टर, डोंट गो ऑन व्हाट आई से, डोंट डू इट फर्स्टली. एंड इफ यू वांट टू डू इट, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी ये कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ लेना है टू लुक गुड ऑन द स्ट्रीट, देन यू आर एन इडियट बिकॉज you're risking your life. It involves a doctor that monitors your blood pressure. And देखिए यहाँ बहुत बुरी तरीके से ली जाती है. मैं आपको टीवी में बता नहीं सकता जो मैं देखा है. लोग यहाँ they have, यार I don't know कि लोग जिंदा कैसे हैं, to be honest with you. Because अब मैं लेता हूँ, I have 3 kids, alhamdulillah, and I'm 30. So my goal was to have 3 kids by 30, and I have to do it the safe way. और I know the limits कि किस तरीके से लेना है, क्या नहीं करना, कैसे मुझे अपनी ब्लड रीडिंग करनी है. because we have the subcontinental diet is very unhealthy. cholesterol shoot ऐसे करता है, पता नहीं चलता. Speaking of which, a lot of people claim to be natural, but यहाँ पे sports हो, UFC हो, tennis हो, some type of enhancement, ये 1962 Russian Olympics के दौर से जो है चलते आ रही है. तो it's only taboo here because you know. सही. अच्छा खैर ये बताइए कि जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, कि TRT के बारे में बताएं कि यहाँ और वहाँ किस तरह से लिया जाता है, क्या डिफरेंस है?
बेसिकली TRT ये होती है व्हेन यू रीच द एज ऑफ 35 योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। तो आप एक TRT रिप्लेसमेंट टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं टू कीप योर टेस्ट लेवल्स अप। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो एक आपका जो मूड इन्हांस करता है, you know, sexual life and a lot of other stuff that that a man needs after the age of 35. Dosages depends on your body weight and your age and your height. यहाँ पे TRT doses are ridiculous. वो एक बॉडी बिल्डर के dosage होते हैं। And I recommend people who are 35 plus to have it under supervision of a doctor and have hormones like growth hormone, which is an anti-aging hormone. So there are a lot of things. आप अगर anti-aging clinics जाते हो ऑस्ट्रेलिया में, they will recommend you to have all this. So I hope that answers your question. That does. Thank you so very much, Ali Raza, for coming on our show. फ़हीम खान हमारे एक और तीसरे एंकर हैं शो के, अगर वो आज होते तो आपसे आर्म रेसलिंग करते, आपको मुकाबला देते। वो भी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, बड़ी उनके बाइसेप्स और मसल्स हैं, लेकिन सैडली वो आज नहीं है। मंडे को हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। परंपरा आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तलहा? आपने भी तो स्लीव चढ़ाई ली, तो एक हो ही जाए मेरे ख्याल। मुझ में और फ़हीम में कुछ फर्क रखो मेरी बहन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।